एक मिनट, आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की खातिर आपसे शादी की है? आप मेरी बेटी को संभालेंगी तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते ये शादी की है। माना कि मिथिलेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और आप उनकी बेटी हैं, अच्छी ही होंगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अकेला ही हूँ। आकाश चौधरी ने बिस्तर पर लेटते हुए कावेरी के दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब एक ही बार में दे दिया। आप अमीरों के भी अजीब चोंचले हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे से तीसरी शादी, जितनी मर्जी उतनी शादी कर लें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा है, जितनी मर्जी शादी करें। वो गुस्से से पलटी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। तभी आकाश बिस्तर से उठकर उसके करीब आया और उसे कमर से खींचकर अपने ऊपर गिराया। उसकी नरम धड़कनों का एहसास अपने चौड़े सीने पर महसूस होते ही आकाश के पूरे बदन में एक स्पार्क दौड़ गया। अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? आप जानते ही भी हैं आप क्या कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आकाश चौधरी ने हैरानी से पूछा। मेरी इज्जत का सवाल है आकाश। मेरी बेटी का फ्यूचर अंधेरे में डूब जाएगा। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी कावेरी को बचा लीजिए। वो हाथ जोड़कर बोल रहे थे। आकाश ने उन्हें फौरन थामा कि वो नीचे न झुकें। आखिर क्या वजह हुई बारात न आने की? आकाश ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। बेटा, वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। बस एक बार खन्ना साहब से बात हुई कि उनका बेटा राजी नहीं है और वो घर छोड़कर चला गया है। बारात नहीं आएगी तो हम इंतज़ार न करें। मिथिलेश जी रोते हुए बोले। गरीब लोगों के पास सिवाय इज्जत के होता ही क्या है? पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मिथिलेश जी की बेटी कावेरी की शादी थी। सभी मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करके कावेरी ने रात से ही खूब रौनक लगाई थी। वो पहली लड़की थी जो अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी और खुश भी बहुत थी, लेकिन अब उतनी ही परेशान और चुप बैठी हुई थी क्योंकि उसके पापा की आंखों में आंसू थे। सुमित उनके पापा के दोस्त खन्ना साहब का बेटा था और मिथिलेश जी ने उसका रिश्ता दिलो जान से स्वीकार किया था। सब कुछ अच्छे से हो रहा था कि अचानक फ़ोन करके बारात लाने से इनकार कर दिया गया। मिथिलेश जी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनका दिल बुरी तरह दुखा था। सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। ऐसे में शहर से उनके मालिक प्रताप चौधरी का बेटा आकाश चौधरी उनकी बेटी की शादी अटेंड करने आया था और यहाँ पर ये सूरत हाल देखकर काफ़ी अपसेट हो गया था। और जब मिथिलेश जी ने आकाश से ये विनती की कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले तो आकाश सोच में पड़ गया। वो हाँ कैसे कर सकता था जबकि घर में इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया था कि वो किसी और की शादी में आया और ख़ुद दूल्हा बन गया। लेकिन मुंशी मिथिलेश जी के चेहरे पर छाया दर्द और दुख आकाश देख नहीं पा रहा था। मजबूरन उसे ये फैसला लेना पड़ा कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। मैं शादी के लिए तैयार हूँ अंकल, लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। मेरी बेटी रोशनी की पैदाइश पर मेरी पत्नी कृतिका का देहांत हो गया था, इसीलिए ये सारी सच्चाई आप अपनी बेटी को भी बता दें। अगर उसे कोई ऐतराज़ नहीं तो मैं ये शादी आपकी इज्जत बचाने की खातिर कर लूँगा। चौधरी आकाश ने साफ शब्दों में मिथिलेश जी को अपनी बात बता दी। मिथिलेश जी सोच में डूब गए। वो अपनी बेटी से ये सब नहीं कह सकते थे। अगर कह देते तो यकीनन उनकी बेटी शादी से इनकार कर देती और फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं थे। वो हर सूरत में ये शादी करवाना चाहते थे और उनके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ आकाश चौधरी था। वो खुशी से आकाश का हाथ थामकर बोले, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा चौधरी साहब। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। रही बात मेरी बेटी से पूछने की तो मैं उससे पूछ लूँगा। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगी। आप बस शादी की तैयारी करें। और इस तरह कावेरी और आकाश चौधरी की शादी हो गई। लेकिन मिथिलेश जी ने आकाश की पहली शादी और उसकी बेटी के बारे में कावेरी को नहीं बताया। पापा, आपने अचानक मेरी शादी किसी और से क्यों कर दी? कावेरी ने अपने पापा से अचानक शादी के बारे में पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पापा ने कावेरी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, हम गरीबों की इज्जत कांच की तरह होती है। अगर चौधरी आकाश तुमसे शादी के लिए राजी ना होता तो शायद तुम अपने बाप को खो देती, क्योंकि मैं कभी भी अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता था। पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाते। लोग लड़के वालों को कुछ नहीं कहते, सारी उंगलियां लड़की के ऊपर रुकती हैं। और मैं जानता हूँ
और मैं जानता हूँ मेरी बेटी का कैरेक्टर कितना साफ सुथरा है। इसके बावजूद भी अगर कोई उंगली उठती तो ये बात मुझसे सह नहीं होती और मैं अपनी जान दे देता। अपने बाप की बात सुनते हुए कावेरी उनके सीने से लग गई। अपने बाप की खातिर वो शादी के लिए राजी हो गई थी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा भला सोच कर ही ये कदम उठाया है। अपने पापा को कभी गलत मत समझना। वो रोते हुए अपनी बेटी के आंसू पोंछ रहे थे और बेटी अपने पापा के। बेटा, थोड़ी देर में विदाई है। मुझे यकीन है मेरी बेटी कभी मेरा सर नीचा नहीं करेगी। वो उसे दबे दबे शब्दों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझ कर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पापा कहना क्या चाहते हैं। चौधरी आकाश ने घर के नंबर पर कॉल करके सारी बात बता दी। घर में आकाश चौधरी की दादी अमृता चौधराइन का राज था। हर फैसला उनकी मर्जी से होता था, लेकिन चौधरी आकाश के आज के फैसले ने उनको आसमान से ज़मीन पर लाकर पटक दिया था। वो गुस्से से बल खा रही थी। चौधरी प्रताप, तुम्हारा बेटा वहाँ मुंशी मिथिलेश की बेटी की शादी में गया था या खुद शादी करने? इस वक्त चौधरी की बड़ी हवेली में पंचायत लगी थी। कुछ ही देर में ये बात बड़ी हवेली में पूरी आग की तरह फैल चुकी थी कि चौधरी आकाश ने गांव में मुंशी मिथिलेश की बेटी से शादी कर ली है और एक आम सी लड़की को वो अब बड़ी हवेली की बड़ी बहू बनाकर ला रहा है। सभी लोग मुंह में उंगली दबाए बैठे इस हकीकत को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि चौधराइन तो इस हकीकत को किसी तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनका बड़ा और लाडला पोता कैसे किसी मुंशी की बेटी को इस हवेली की बहू बनाकर ला सकता था, उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था। चौधरी प्रताप अपनी बड़ी सी हवेली में अपनी माँ और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आकाश चौधरी और बेटी अर्पिता चौधरी। प्रताप चौधरी ने आकाश की शादी अपने दोस्त राजेश मिश्रा की बेटी कृतिका से की थी। कृतिका बहुत प्यारी बच्ची थी, प्रताप जी को बहुत पसंद थी और फिर आकाश को भी वो पसंद आई, तो दोनों की शादी कर दी गई। आकाश की बहन अर्पिता की मंगनी कृतिका के भाई हार्दिक के साथ तय कर दी। अर्पिता की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की शादी करने का इरादा था। आकाश और कृतिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन शादी के बाद दोनों का साथ ज़्यादा न रहा। एक बेटी की पैदाइश के बाद ही वो इस दुनिया से चल बसी। सब लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर इस हकीकत को स्वीकार किया था और अब 1 महीने बाद अर्पिता और हार्दिक की शादी भी थी। कृतिका की मौत को 1 साल गुजर चुका था। उसकी छोटी सी बेटी रोशनी का ख्याल अर्पिता ही रखती थी। अर्पिता की अपनी भतीजी रोशनी में जान बसती थी। हालांकि पूरी चौधरी हवेली की बागडोर अमृता जी ने संभाल रखी थी और उनका फैसला आखिरी फैसला होता था। माँ जी, इतना हाइपर क्यों होती हैं? गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप आकाश को वापस आ लेने दें, वही इस बात का अच्छे से जवाब दे सकेगा। चौधरी प्रताप ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। लेकिन उसकी इस काम की कोई माफ़ी नहीं है प्रताप, राजेश साहब ने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, चौधरी प्रताप ने माथे पर बल डालकर पूछा। उसी वक्त हार्दिक भी घर में दाखिल हुआ था। दोनों के घर बिल्कुल पास पास थे, इसलिए एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। अपने बाप और अपने होने वाले ससुर की बात सुनकर हार्दिक चौंक उठा। आपके बेटे की शादी सब पर भारी पड़ने वाली है चौधरी प्रताप, राजेश साहब ने साफ शब्दों में कहा। एक पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई थी। तुम जो कहना चाहते हो वो साफ साफ शब्दों में बोल दो राजेश, तो ज़्यादा सही होगा, चौधरी प्रताप ने खुद को संभालते हुए कहा। आप दोनों चुप रहो, अभी मैं जिंदा हूँ, जिस दिन मर गई उस दिन खुद फैसले कर लेना, अमृता जी गुस्से से बोली। उस वक्त तो सभी को आकाश के फैसले पर बहुत गुस्सा और अफसोस हो रहा था, लेकिन उसके वापस हवेली आने तक सब लोग चुप हो गए थे। आखिरकार मुंशी मिथिलेश जी ने बेटी की विदाई कर दी। आकाश की गाड़ी वहाँ से निकली तो उसके साथ उसके गार्ड की 2 गाड़ियाँ भी आगे पीछे थीं। चौधरी आकाश ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, जबकि कावेरी दुल्हन बनी बड़ी सी चादर खुद पर लपेटे पीछे बैठी हुई थी। वो एक नज़र अपने दूल्हे को देखना चाहती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद भी देख नहीं पा रही थी। शादी के वक्त उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था। ये उनके गांव की एक रस्म थी कि शादी से पहले दुल्हन दूल्हे को नहीं देख सकती थी। वो पीछे की सीट से सिर्फ आकाश के काले घने बालों का सिर ही देख पा रही थी। वो बिल्कुल अकेली थी और चौधरी आकाश के साथ अब उसकी बड़ी
हवेली जा रही थी। नहीं जानती थी वहाँ जाकर उसे और कितनी आजमाइशें देखनी पड़ेंगी। वो हंसती मुस्कुराती लड़की अब हंसना बोलना भूल जाएगी। जिंदगी ने उसके लिए अभी और भी इम्तिहान बाकी रखे थे। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी शहर की चौधरियों की बड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। मेन गेट से अंदर आते ही पेड़ों के झुंड महसूस हुए। ये शहर का सबसे पौश इलाका था, जहाँ पर चौधरियों की हवेली सबसे बड़ी हवेली कहलाई जाती थी। बड़े से पोर्च में गाड़ी रोकते हुए चौधरी आकाश गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसने छोई मुईसी कावेरी को घूंघट और नीची करने के लिए कहा। वो जिस लड़की को विदा कराकर अपने साथ लेकर आया था, अभी तक उसका चेहरा तक नहीं देखा था और ना ही उसे देखने की कोई ख्वाहिश थी। कावेरी नीचे उतरी। चौधरी आकाश ने संजीदगी से उसका नाम लिया तो वो सकपक आ गई थी। अपना लहंगा संभालती हुई और अपनी चादर को मजबूती से पकड़े गाड़ी से नीचे उतर आई। चलिए मेरे साथ। आकाश खुद आगे की तरफ बढ़ा, जबकि कावेरी ने मुश्किल से ज़मीन पर नजरें किए उसके पीछे अंदर की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के मेन गेट पर वो लोग पहुंचे तो सामने ही सबको बैठा देखकर वो समझ गया था कि आज उसकी अदालत में पेशी है। उसके बिल्कुल पीछे ही वो अपने कदम रोक गई। अमृता जी के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा और दुख था। यही हाल उसके बाप प्रताप चौधरी का भी था। नजरें भटकती हुई अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन संजना जी का कहीं अता पता नहीं था। अर्पिता की गोद में अपनी 1 साल की बच्ची को देखते हुए आकाश का दिल चाहा कि वो फौरन वहाँ तक पहुँचे और अपनी गोद में अपनी प्यारी सी बच्ची को उठा ले, जबकि रोशनी भी अपने बाप की एक झलक पाकर अब मुस्कुराहट दे रही थी। उस मासूम मुस्कुराहट को देखकर आकाश के दिल को एक गहरा सुकून मिला था। सिवाय उसकी बेटी की और किसी ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं किया था। रोशनी के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी जैसे अपने पापा के इस काम से वो खुश है। चौधरी आकाश, तुम जिस लड़की को इस घर में लेकर आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है? आकाश की दादी अमृता जी ने गुस्से से कड़कती हुई आवाज़ में कहा। दादी जी, मैंने शादी की है और शादी करके इस लड़की को नहीं बल्कि अपनी बीवी को इस घर में लाया हूँ। चौधरी आकाश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और तुम्हें लगता है कि शादी करके तुमने कोई अच्छा काम किया? इस बार प्रताप जी ने भी वही शब्द दोहराए। शादी करना कोई जुर्म नहीं होता आकाश संजीदगी से बोला, लेकिन तुम्हें वहाँ मुंशी मिथिलेश की बेटी की शादी में भेजा था, ना कि ये कहा था कि उनकी बेटी को शादी करके इस घर में ले आओ। ये कौन सा तरीका है? अमृता जी की बात पर आकाश के माथे पर बल पड़े। दादी जी, मुंशी मिथिलेश जी ने हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा किया है। अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। जब उनको हमारी ज़रूरत थी तो मैं कैसे पीछे हट जाता। गंगा, चौधरी आकाश ने अपनी दादी अमृता को सारी बातें बताते हुए नौकरानी को आवाज़ दी। जी बड़े चौधरी। गंगा सर झुकाए उसके सामने आकर खड़ी हुई। कावेरी को मेरे कमरे में ले जाओ, आकाश ने रौबदार अंदाज में कहा। ये अंदर नहीं जाएगी, ये इस हवेली में ही नहीं रहेगी। अब तक काफ़ी देर से खामोश खड़े राजेश जी भी मैदान में उतरे। वो कैसे किसी और लड़की को अपनी बेटी की जगह कबूल कर लेते? कैसे मान लेते कि जिस कमरे में उनकी बेटी कृतिका आकाश के साथ रही, अब उसी कमरे में एक पराई लड़की आकर रहेगी? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा अंकल जी। आपको इस बात से क्या मसला हो रहा है? ये हमारे घर का मामला है। आकाश के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। तुम भूल रहे हो आकाश, ये मेरी बेटी का भी घर है। ये मेरी बेटी की जगह नहीं ले सकती। ये जानते हुए भी कि तुम एक बच्ची के बाप हो, तुम किसी और लड़की को कैसे मेरी नातिन की सौतेली माँ बनाकर ला सकते हो? मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बेटी की जगह पर नहीं देख सकता। राजेश जी की बात पर आकाश के गुस्से का गिराफ चढ़ गया। 1 मिनट में आप सबसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पर्सनल मैटर में कोई भी इन्वॉल्व हो। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। रोशनी मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है और उसकी जिम्मेदारी मैं अकेले से बखूबी निभा सकता हूँ और अपनी बेटी के लिए मुझे किसी के आगे जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपनी बेटी को कैसे पालना है और उसके लिए मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहें। आकाश ने अपना जलवा वहाँ मौजूद सब लोगों को दिखा दिया। अब आप ज्यादती कर रहे हैं।
अमृता जी ने धीमी आवाज में अपने पोते से कहा। मैं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा दादी जी। कृतिका इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर पाबंदी है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। वक्त और हालात ऐसे थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मुझे ये शादी करनी पड़ी, जबकि मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन ये नहीं कह सकता कि आगे आने वाले वक्त में भी मेरा इरादा नहीं बनता। इस बात का इतना इशू क्रिएट मत करें। गंगा, कावेरी को रूम में लेकर जाओ। आकाश के लंबे चौड़े जवाब पर सभी लोग खामोश हो गए। किसी के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, जबकि कावेरी गंगा के साथ कांपते कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। आकाश ने आगे बढ़कर रोशनी को अर्पिता की गोद से ले लिया, जो बाप का स्पर्श पाते ही खिलखिला उठी थी। आकाश की गोद में आते ही उसकी खुशी देखने लायक थी। वो बाप के स्पर्श को पहचानने लगी थी। आकाश उसे लाड प्यार दे रहा था कि तभी उसकी माँ संजना जी उसके पास चली आईं, जबकि बाकी सब लोग वहाँ से जा चुके थे। बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है जो तुमने लिया है। मैं इतना तो यकीन से कह सकती हूँ कि कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। जानता हूँ मामा, आप मेरे लिए किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगी, और आप यकीन मानिए मैंने सिर्फ एक मजबूर बाप की मदद की है, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या बेटा, इस शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था जो अपनाया जा सकता? संजना जी ने उलझे अंदाज में कहा। मामा, उस वक्त तो मुझे यही एक रास्ता नजर आया, तो मैंने इसी रास्ते को अपना लिया। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। वो सरसरी अंदाज में कहता हुआ रोशनी की ओर देखने लगा, जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का ध्यान चाहती थी, और जब रोशनी उसकी गोद में होती तो वो आसपास से बिल्कुल बेखबर हो जाया करता था। संजना जी उसके कंधे पर थपकी देते हुए उठकर अंदर चली गईं। अर्पिता को भाई का ये काम पसंद तो नहीं आया था, लेकिन वो भाई को ऐसे किसी भी काम से रोकने का हक नहीं रखती थी। उसकी नज़र में उसके भाई को भी जिंदगी की खुशियों को जीने का पूरा पूरा हक था, और अगर उसने अपनी ज़िंदगी के लिए शादी का फैसला ले ही लिया था तो सबको उसके फैसले में उसका साथ देना चाहिए था। अर्पिता सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि एकदम आगे से आकर हार्दिक ने उसका रास्ता रोका। उसका हाथ थामते हुए वो उसे सीढ़ियाँ चढ़ाता चला गया। दोनों के घरों की छतों पर आने जाने के लिए कोई बाउंड्री नहीं थी। ये कहना सही रहेगा कि दोनों की छतें आपस में एकदम मिली हुई थीं। हार्दिक भी इस वक्त छत से होता हुआ अर्पिता से मिलने आया था और उसका हाथ पकड़कर छत पर ले आया। छत पर एक गेस्ट रूम बना हुआ था। वो सीधा अर्पिता को गेस्ट रूम में ले गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया। तुम्हारा भाई समझता क्या है खुद को? उसे क्या लगता है कि वो मेरी बहन की जगह किसी 2 टके की लड़की को देगा और हम सब चुप रहेंगे? हार्दिक ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, जबकि अर्पिता आंखें बंद किए उसकी दहाड़ सुन रही थी। मैं अपनी बहन की जगह किसी को भी लेते हुए नहीं देख सकता, सुना तुमने? वो अर्पिता के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ चिल्लाया। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको जो भी बात करनी है आप जाकर भाई से करें। मैंने उन्हें नहीं कहा था कि वो शादी करके आ जाएं। ये उनका अपना पर्सनल मामला है। अर्पिता ने पूरे कॉन्फिडेंस से उसे जवाब दिया। इस बात पर हार्दिक को सख्त गुस्सा आया और उसने गुस्से से उसके बालों को पकड़ कर खींचते हुए अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा करके उसकी आंखों में झांका। बहुत ज़्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। पहले तो इस तरह की नहीं थी। भाई की बारी आई तो जुबान कैंची की तरह चलने लगी। हार्दिक ने उस पर तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए। मैं किसी के किए की सज़ा क्यों भुगतूं हार्दिक? अगर आपको भाई के इस काम से तकलीफ पहुंची है तो आप उनसे जाकर बात करें, और अगर सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दें, ख़त्म कर दें इस रिश्ते को। जैसी आपकी मर्जी, मुझे कबूल है, लेकिन आप मुझ पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। उसकी बातों पर हार्दिक का दिमाग भग से उड़ा। वो किस तरह अपने मुंह से अलग होने की बात कर सकती थी? वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल गई? हार्दिक ने उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपनी पकड़ में लिया और उसकी सांसें रोक दी। अर्पिता का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो पहली बार उसके करीब आया था, वरना बस आम सी बातें करके निकल जाया करता था, लेकिन आज तो उसके होठों पर अपने गर्म होठों का स्पर्श छोड़ता हुआ वो उसके होश पूरी तरह उड़ा चुका था। अर्पिता ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक की पकड़ और मजबूत होती चली गई। वो उसके लबों पर पूरी जुनूनियत से झुका हुआ था और गुस्से में उसके नरम होठों पर जख्म देकर पीछे हटा।
उसके लाल अनार जैसे चेहरे को देखकर वो अपने अंदर का गुस्सा कम करने के लिए गहरी गहरी सांसें भरने लगा। आज पहली बार तुमने मुझसे अलग होने की बात की है और तुम्हारे इन होठों को मैंने ये सजा दी है। अगर आगे ऐसे शब्द तुम्हारे इन होठों से निकले तो तुम्हारी जान इन्हीं होठों से मैं खुद निकाल दूंगा। वो अपने होठों को अब उसके होठों के जख्म से धीरे धीरे रब करता हुआ बेहद गुस्से भरे शब्दों में बोला, प्लीज हार्दिक, दूर रहिए मुझसे, मुझे दर्द। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए तैयार थे। उसके होंठ कांप रहे थे, बल्कि पूरा वजूद ही इस वक्त लरज रहा था। हार्दिक ने उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर ले आया। वो डर के मारे पीछे की तरफ से उतरने लगी कि हार्दिक ने उसके आसपास दोनों बाजू रखते हुए उसके फरार का रास्ता रोक दिया। मंगनी के बाद तुम पर अब तक किसी तरह का कोई हक नहीं जताया मैंने, इसीलिए तुम्हारी आवाज़ आज यहाँ तक पहुँच गई। अगर तुम्हें पहले ही एहसास दिला दिया होता कि तुम सिर्फ मेरी हो तो तुम भूल कर भी अपनी ज़बान पर मुझसे अलग होने के लिए शब्द ना निकालती। वो उसकी गर्दन पर झुकता हुआ उस पर अपना स्पर्श छोड़ने लगा और अर्पिता बुरी तरह तड़प उठी। वो अपना कुछ बोझ ही उस पर डाले हुए था, जबकि वो बहुत पैनिक हो रही थी। वो पूरी तरह उसकी कैद में थी और उसके जानलेवा स्पर्श पर तड़पती जा रही थी। लेकिन हार्दिक का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके स्पर्श और बेबाक हरकतों पर अर्पिता की जान हथेली पर आई थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, जिसे हार्दिक ने फौरन महसूस कर लिया था। वो भीगी आंखों और कांपते होठों से बोली, आई एम सॉरी हार्दिक, आगे से मैं तुमसे अलग होने की बात नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ दूर हटिए मुझसे। हार्दिक अपनी जगह पर रुक गया था। उसने जरा सा ऊपर होते हुए उसकी आंखों में देखा, जहां आंसू चमक रहे थे। आंसुओं के साथ दर्द था, तकलीफ थी, शिकवा था, शिकायत थी और कांपते होठों पर माफ़ी थी। क्या कहा, दोबारा बोलो। हार्दिक को लगा शायद गलती से उसके मुंह से ये शब्द निकले हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी भी आपसे अलग होने की बात नहीं करूँगी। उसके शब्दों ने हार्दिक के अंदर तक सुकून उतार दिया था। वो धीरे से पीछे हटता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने सामने खड़ा कर गया। लेकिन उसके अंदर से तो जैसे जान निकल गई थी। वो वापस लड़खड़ाकर गिरने लगी कि हार्दिक ने उसकी कमर के पास अपनी मजबूत बाहें रखते हुए उसे खींचते हुए अपने सीने से लगाया। 100 बातों की एक बात, तुम सिर्फ मेरी हो हार्दिक मिश्रा की। अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मेरी ही रहोगी और कभी भी मुझसे अलग होने के बारे में सोचा तो तुम्हारी जान ले लूँगा। वो जुनूनी अंदाज में अर्पिता के चेहरे को देखता हुआ अब नरमी से उसके होठों पर मरहम रखने लगा। कावेरी के लिए ये सदमा बहुत बड़ा सदमा था कि आकाश चौधरी पहले से शादीशुदा था, बल्कि उसकी एक बेटी भी थी। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ आंधियाँ चल रही हों, सिसकियों और साए साए की आवाज़ें गूंज रही थीं। ये बात उससे छुपाई गई थी और इस धोखे से उसे गहरा आघात पहुंचा था। वो आकाश के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। काफ़ी वक्त तो गुजर गया था, लेकिन आकाश कमरे में नहीं आया था। यहाँ तक कि किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। हालांकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, मगर किसी ने उसे पानी के गिलास तक के लिए भी नहीं पूछा था। बेबसी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कैसी दुल्हन थी वो, जिसका स्वागत उसे दुत्कार कर दिया गया था। जिस तरह से उसकी शादी और विदाई हुई थी, वो जानती थी कि कोई भी दिल से उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इतनी बेइज्जती होगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी जब आकाश कमरे में नहीं आया तो उसने खुद ही अपना घूंघट उलट दिया और उठकर खड़ी हो गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो कावेरी थी, मास्टर्स डिग्री होल्डर, कॉलेज में लेक्चरर। उसे अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीने की आदत थी। वो कोई मासूम भोली भाली डरपोक सी लड़की नहीं थी। उसे हालात का मुकाबला करना अच्छे से आता था। इस वक्त वो एक धोखे के गहरे सदमे में थी जो आकाश ने दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बाप का सर नीचा नहीं कर सकती थी। उस लम्हे उसके बाप को चौधरी आकाश ने ही सहारा दिया था और उसका एहसान का बदला यही था कि अब कावेरी उसकी बेटी को भी अपना लेती। ज्वेलरी उतारकर वो एक तरफ रखते हुए अपने खूबसूरत लहंगे को देखने लगी, जिसे उसने बहुत ही शौक और चाव से बनवाया था। क्रीम कलर का लहंगा पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितनी तारीफ की थी उसके दोस्तों ने, क्या कुछ नहीं कहा था। वो खुद पर एक तंज भरी हंसी हंसते हुए ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने आप को देख रही थी।
जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो चौंक उठी और पलटकर देखा तो फिर देखती ही रह गई। वो खूबसूरत, हैंडसम, दिल को धड़काने वाली पर्सनालिटी के हुस्न का मालिक, क्या वो उसका पति था? रास्ते भर भी उसने घूंघट कर रखा था। हवेली में दाखिल हुई तब भी उसने घूंघट कर रखा था, लेकिन अब जो उसे देखा तो देखती रह गई। वो आकाश चौधरी था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जबकि आकाश ने जब अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा तो वो भी पत्थर हो गया। वो भी खूबसूरती में कम नहीं थी, इतनी खूबसूरत जैसे किसी ने दूध में हल्का सा केसर घोल दिया हो। ऐसी गुलाबी रंगत, ऐसा नर्म नाजुक वजूद, क्या ये मुंशी मिथिलेश की बेटी हो सकती है? आकाश को तो लगा कि वो गांव की कोई आम सी शक्ल सूरत की लड़की होगी, जबकि सामने खड़ी लड़की तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। एक पल के लिए आकाश के दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया और वो खुद भी हैरान रह गया। कावेरी ने फौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका तराशा हुआ खूबसूरत बदन देखकर किसी भी बड़े से बड़े इंसान का दिल फिसल सकता था। चौधरी आकाश की तो वो बीवी थी, उसकी जिंदगी में पूरे हक के साथ शामिल हो चुकी थी। आकाश को अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटानी चाहिए थी, लेकिन उसकी आंखें पलटने से इनकार कर रही थीं। उसको देखना गुनाह तो नहीं था, वो तो उसकी बीवी थी, वो उसे देख सकता था। यही सोचकर उसने अपनी नज़रें हटाने का इरादा छोड़ दिया और गहरी नज़रों से कावेरी को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी पीठ के पीछे आकर खड़ा होकर आईने में उसका खूबसूरत वजूद देख रहा था, जो इस वक्त चौधरी के दिल पर कयामत ढा रहा था। कावेरी की नज़रें सामने शीशे पर गईं तो हटना भूल गईं। वे दोनों साथ खड़े एकदम परफेक्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। कावेरी के दिल ने गवाही दी कि इस इंसान के लिए तो वो अपनी जान भी दे दे। आप थक गई होंगी, जाकर चेंज कर लीजिए। आकाश के शब्दों ने कावेरी के ख्वाबों का महल बनने से पहले ही ढा दिया। वो तो उसके मुंह से तारीफ सुनने की उम्मीद कर रही थी, ना कि चेंज करने की। लेकिन आकाश ने ये कहकर उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया और वो वहां से हटती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आकाश खुद को बुरी तरह डांटता हुआ बेड पर जा बैठा। कृतिका उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। कृतिका उससे दीवानों की तरह इश्क करती थी। वो भी कृतिका को बेहद पसंद करता था, इसीलिए उससे शादी कर ली थी। वो एक अच्छी बीवी साबित हुई थी। उसकी संगत में आकाश बहुत खुश था, लेकिन उनकी ज़िंदगी एक आम रूटीन पर चल रही थी। 1 साल का साथ था, वो अभी उसे भूला तो नहीं था, तो क्या 2 साल में उसका दिल इतना खाली हो गया कि उसके दिल पर किसी और लड़की ने आकर दस्तक दे दी। वो अपने घने बालों को सुलझाता हुआ खुद में ही उलझ रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कृतिका के साथ बेवफाई कर सकता है। माना कि फैसला उसने बहुत सोच समझ कर लिया था और कावेरी के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा इरादा भी रखता था, लेकिन उसका दिल क्यों कावेरी के लिए धड़क रहा था, इस बात से वो बुरी तरह अपसेट हो गया था। खुद को उससे दूर कैसे रखना है, ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचता हुआ वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कावेरी खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। चौधरी आकाश ने पल भर में ही उसके सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया था। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को भीतर ही समेटते हुए उसने लहंगा चेंज करने का इरादा किया और आसपास नज़र दौड़ाई। वहाँ 2-3 वार्डरोब मौजूद थे। उसने एक खोलकर देखा तो उसमें लेडीज़ के सारे कपड़े भरे पड़े थे। कावेरी के दिल में दर्द की टीस उठी। ये कपड़े यकीनन चौधरी आकाश की पहली बीवी के कपड़े थे और आज वो उसकी जगह पर मौजूद थी। दिल फिर से दुखने लगा था। उसने गुस्से से कबर्ड को बंद कर दिया और फिर बिना चेंज किए ही वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आई। आकाश शावर लेकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। उसे बिना चेंज किए बाहर आते देखकर उसके माथे पर बल पड़े। क्या हुआ, आपने चेंज क्यों नहीं किया? वहाँ मेरे कपड़े नहीं हैं। वहाँ तो, सर झुकाए उसने धीमी आवाज़ में कहा और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन कबर्ड में तो बहुत सारे कपड़े मौजूद हैं, आप उनमें से कोई ड्रेस पहन लें। आकाश उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। माना कि गरीब हूँ, लेकिन किसी की उतरन नहीं पहनती। कावेरी के शब्दों पर आकाश एक पल के लिए ठिठक गया था और गहरी नज़र से उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी।
जैसे अपनी बात कहकर उसे सुकून मिला हो। आकाश को उसका एटीट्यूड अलग अलग सा लगा। आपकी ड्रेसेस कल तक आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त अगर आप कृतिका के कपड़े पहन भी लेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कृतिका इस दुनिया में नहीं है। और क्या? और आपने मुझे धोखा देकर शादी की। आपने बताया क्यों नहीं कि आप शादीशुदा थे और एक बच्ची के बाप भी हैं? कावेरी ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। उसकी बात पर आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने तो तुम्हारे पापा से सब कुछ बता दिया था, सारी सच्चाई बताई थी और ये भी कहा था कि आप अपनी बेटी को भी सब कुछ बता दें। शायद उन्होंने तुमसे छुपाया हो। आकाश अफसोस से सर झुकाता हुआ पीछे हट गया। ये सुनकर कावेरी ने अपने होंठ दांतों में दबा लिए। मतलब उसके पापा ने ही उससे ये सच छुपाया था। दुख से आंखें मींचती हुई उसने एक गहरी सांस ली। 1 मिनट, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की है ताकि तुम मेरी बेटी को संभालो? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ये शादी की है। माना कि मिथिलेश अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनकी बेटी हैं, यकीनन आप भी अच्छी होंगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आकाश ने बिस्तर पर लेटते हुए कावेरी के दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब एक ही बार में दे दिया। आप अमीरों के भी अजीब चोंचले हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जितनी मर्जी शादी कर लें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा है ना आपके पास बहुत। वो गुस्से से पलटी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी बात का न सिर था न पैर। आकाश देर तक सिर झटकता रहा और फिर अपना मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगा। ऑनलाइन ही उसने कावेरी के लिए कपड़ों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसकी साइज के कपड़ों पर क्लिक करता जा रहा था। उसका नाजुक बदन अभी भी आकाश की आंखों में घूम रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, इस बात को आकाश ने दिल ही दिल में स्वीकार कर लिया था, लेकिन जबान की उतनी ही तेज थी। वो सिर झटकता मोबाइल एक तरफ रखकर सोने के लिए लेट गया। रोशनी हर रात अपनी दादी के साथ सोती थी, क्योंकि संजना जी चाहती थी कि वो उनके पास रहे, उनके साथ रहे, और उनकी ख्वाहिश को वो टाल नहीं सकता था। काफ़ी देर बाद कावेरी कमरे में लौटी तो तपे हुए अंदाज में बोली, मुझे कहाँ सोना है, बेड पर या नीचे कौच पर सो जाऊं? वो अब कपड़े बदल कर आई थी। उसने कृतिका का ही एक जोड़ा पहन लिया था। आकाश ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर बोला, तुम यहाँ बिस्तर पर सो सकती हो। कावेरी ने गुस्से से तकिया सीधा करते हुए उस पर अपना सिर पटका और आकाश की तरफ पीठ फेर कर लेट गई। आकाश ने उसका एटीट्यूड देखा तो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कृतिका से बिल्कुल अलग थी। कृतिका तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की थी, उससे बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि ये लड़की आकाश को काफ़ी टफ टाइम देने वाली थी। सुबह के वक्त कावेरी की आँख खुली तो सिर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। उसने सिर थाम कर आँखें खोली तो अपने सर के नीचे तकिए की बजाय सख्त चट्टान महसूस की। उसका दिल धक से रह गया। वो तकिए पर नहीं बल्कि चौधरी आकाश के बाजू पर सिर रखे सो रही थी। कलाइयों के बल उठकर उसने चेहरा ऊपर किया और आकाश को देखा। वो बेखबर सो रहा था, लेकिन उसका एक बाजू कावेरी को अपनी बाहों में समेटे हुए था। कावेरी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। शायद रात को सोते हुए वो उसके करीब आ गई थी। धीरे से उसके बाजू अपने कंधे से पीछे करने चाहे ताकि उसे दूर हो सके, लेकिन तभी आकाश ने उसे अपनी ओर खींच लिया और सीने से भींच लिया। कावेरी के होंठ आकाश की गर्दन से छू गए। उसके गले में गिल्टी उभर कर गायब हो गई। वो वहीं जमी रह गई। पहली बार उसके होंठों ने किसी मर्द को छुआ था। वो बेध्यानी में आकाश के नए नक्श में खो गई। भगवान ने उसे बहुत खूबसूरती से तराशा था। वो बेहिसाब खूबसूरत था। कावेरी उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके गाल, उसकी हल्की दाढ़ी और उसके कटावदार होठों को देखते हुए सब कुछ भूल चुकी थी। उसका जी चाहा कि वक्त यहीं थम जाए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था उसे, और इस बात पर वो उलझन का शिकार भी थी कि उसे ये इंसान अच्छा क्यों लग रहा था। अचानक आकाश की आँख खुल गई। वो नींद से जागा तो अपनी बाहों में कावेरी को पाया। एक पल के लिए कावेरी के चेहरे की तरफ देखता रह गया। वो टकटकी बांधे सिर्फ उसे ही देख रही थी। फिर फौरन से अपनी बाहों का घेरा उसके कंधों से हटाया और पीछे हो गया। आई एम सॉरी, शायद नींद में। आकाश अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते हुए पीछे हटा और उससे माफ़ी मांग रहा था। हाँ, नींद में आपको लगा कि आपकी बीवी कृतिका है और आपने मुझे अपने सीने से लगा लिया,
लेकिन आँख खुली तो आपका ख्वाब भी टूट गया, है ना? बहुत दुख की बात है। कावेरी ने तंज के तीर भिगो भिगो कर उस पर फेंके। आकाश को उसकी बात करने का अंदाज सख्त बुरा लगा और ख़ासकर कृतिका के बारे में इस तरह से बात करने पर वो गुस्से में आ गया। झटके से उसके बाजू को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, मेरी मरी हुई बीवी के बारे में कुछ मत कहना कावेरी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए उसके बारे में कोई गलत बात मत बोलना। रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो वो सब नींद में हुआ, जानबूझकर नहीं। और बात बात पर यह कृतिका का नाम तुम्हारी जबान पर ना आए। आकाश के गुस्से और कड़कदार आवाज़ पर एक पल के लिए कावेरी सहम गई और फौरन सिर हाँ में हिलाकर हाँ में भर दी। आकाश उसके बाजू झटक कर छोड़ता हुआ बिस्तर से उठा और वॉशरूम में बंद हो गया। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक बटा हुआ आदमी नहीं चाहिए था। हाँ, वो गरीब थी, वो किसी गरीब से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसे इंसान से नहीं जिसके दिल में किसी और का नाम बसता हो। वो चाहती थी उसका पति सिर्फ उसका हो, उसके दिल में सिर्फ कावेरी हो। तो क्या उसकी ये चाहत गलत थी? अपने आंसू पोंछते हुए वो खुद से लड़ रही थी। मैंने फैसला किया है कि अर्पिता की शादी, जो कि 1 महीने बाद होनी थी, अगले हफ्ते ही कर दी जाए। सुबह नाश्ते की टेबल पर अमृता जी ने सबको अपना फैसला सुनाया तो एक पल के लिए वहाँ मौजूद सब लोग चौंक गए। आप क्या कह रही हैं माँ जी? अर्पिता की शादी इतनी जल्दी क्यों? चौधरी प्रताप को ऐतराज हुआ। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अब इस शादी में देर करनी चाहिए, उन्होंने कड़कदार शब्दों में जवाब दिया। मुझे तो लगता है ये शादी अब होनी ही नहीं चाहिए। एकदम से राजेश जी की बात पर सब लोगों ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ से राजेश जी अंदर दाखिल होते हुए अपनी बात कह रहे थे। उनके पीछे पीछे हार्दिक भी दाखिल हुआ था। उसने अपने बाप को सुबह सुबह चौधरी हवेली में आते हुए देखा था और उसका माथा ठनक गया था, इसलिए वो अपने बाप के पीछे पीछे हवेली में चला आया था। और अब राजेश जी की बातें सुनते ही हार्दिक का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वो अपने बाप को एकटक देखे जा रहा था। उसका बाप अपने बेटे की नज़रें बहुत अच्छे से महसूस कर गया। वो जानता था कि अर्पिता उसके लिए क्या अहमियत रखती थी, लेकिन राजेश जी अपनी बात कहकर खामोशी से हवेली से निकल गए, जबकि हार्दिक ने गुस्से से अपना हाथ साइड पर पड़ी हुई कांच की टेबल पर मारा था। कांच टूटकर चकनाचूर हुआ और उसका हाथ जख्मी हो गया। संजना जी जल्दी से हार्दिक की ओर बढ़ी। बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? खुद को चोट पहुंचा ली? बैठो यहाँ। वो जल्दी जल्दी उसका हाथ टिश्यू से साफ करने लगी और गंगा से कहा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अर्पिता ने जब हार्दिक के जख्मी हाथ को देखा तो उसका दिल दहल गया, लेकिन होंठ खामोश रहे। हार्दिक, इतना भी जुनून अच्छी बात नहीं है। खैर, आप सब लोग तैयारी करें, अर्पिता की शादी इसी हफ्ते कर दी जाएगी। रही बात राजेश की, तो मैं उससे बात कर लूँगी। अमृता जी ने अपना फैसला सुनाकर वहाँ से उठकर चली गई। हार्दिक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूँ। संजना जी ने उसे उठाकर कमरे में लेकर जाना चाहा। आंटी, आप टेंशन न लें, मैं खुद ही बैंडेज कर लूँगा। वो गुस्से से हाथ छुड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया, जबकि संजना जी बेबसी से उसे देखती रह गईं। घर आया तो हार्दिक की माँ ने हार्दिक का जख्मी हाथ देखा तो उनका दिल भी दहल गया। ये क्या हुआ हार्दिक? मामा, पापा को समझा लें, मेरे और अर्पिता के बीच किसी भी तरह की दूरी पैदा ना करें, वरना शायद वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। और उसकी माँ अच्छे से समझ गई कि क्या मामला हुआ है, क्योंकि राजेश जी घर से यही बात कहकर निकले थे कि वो ये शादी नहीं होने देंगे। उनकी आंखों में बेबसी के मारे आंसू आ गए। उनकी बेटी कृतिका अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो अब अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी और उसकी खुशी अर्पिता में थी। उधर चौधरी हवेली में हार्दिक के जाने के बाद सब लोग दोबारा से नाश्ते में लग चुके थे, लेकिन अर्पिता का दिल बेचैन था। वो सबसे नज़र बचाकर घर से बाहर निकल आई और बराबर में बने हुए हार्दिक के घर में दाखिल हो गई। वो हिम्मत करके घर तक तो आ गई थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत हार्दिक के कमरे में जाने की नहीं हो रही थी। उसे हार्दिक से डर लग रहा था। कल भी हार्दिक ने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद वो वाकई उसके जुनून से डरने लगी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपने कदम हार्दिक के कमरे में बढ़ा ही दिए। सामने ही वो सोफे पर बैठा अपने हाथ को देख रहा था, जबकि उसके हाथ से निकलता हुआ खून अभी भी नीचे गिर रहा था। वो धीरे से उसके करीब आई और पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसके हाथ पर रुई रखते हुए खून रोकने की कोशिश करने लगी।
जबकि उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। वो बहुत छोटे से दिल की मालिक थी, किसी जानवर की तकलीफ पर भी रो पड़ती थी। और यहाँ तो हार्दिक था, उसका मंगेतर, उसका दिल, उसकी धड़कन। वो वाकई हार्दिक से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसे लगा शायद अब उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। अपने हाथ को जख्मी क्यों कर लिया हार्दिक, वो रोते हुए शब्दों में पूछ रही थी। पर हार्दिक उसे खामोशी से देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला। वो उसके हाथ पर बैंडेज करती रही, आंसू पोंछती रही और उसे दुख से देखती रही। इतना चुप क्यों है हार्दिक? प्लीज़ ऐसे खामोश मत रहो। और ख़ुद को चोट क्यों पहुंचाई? कृतिका मेरी इकलौती बहन थी अर्पिता, बहुत मोहब्बत करता था मैं उससे। ज़िंदगी जीने के लिए ये बहनें ही होती हैं, उनकी खिलखिलाहटें होती हैं। बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। ये 2 साल मैंने कैसे गुजारे मुझे नहीं पता अर्पिता, पर उसके संग जो वक्त गुजरा मैं भूल नहीं पा रहा। वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है, मैं उसे भूल नहीं सका। तो तुम्हारे भाई ने कैसे उसे भुला दिया? वो तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची की माँ। वो कैसे उसको भूल गया? क्यों कर दी उसने बेवफाई? क्यों किसी बाहर की लड़की को वो उसकी जगह लेकर आ गया कि मेरे दिल में और हमारे ख़ानदान के दिलों में दरार आ गई? उसकी बात पर अर्पिता ने उसे गौर से देखा। हार्दिक, कृतिका भाभी आज भी भाई के दिल में बसती हैं और हमेशा बसी रहेंगी। उनको हमेशा अच्छी ही यादों में आएंगी। ये मत सोचो कि वो चली गई हैं, क्योंकि वो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। और रही बात भाई की कि उन्होंने बाहर की लड़की को कृतिका की जगह दी, तो ऐसा नहीं है। भाई ने अपनी मजबूरी भी बताई है और वो वजह भी जिसकी वजह से भाई ने उस लड़की से शादी की। आप भाई की नीयत पर शक मत करो। कृतिका उनके साथ 1 साल रही और इस 1 साल में भाई ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठाए रखा, उनसे बहुत मोहब्बत की। लेकिन भगवान जी ने कृतिका भाभी को अपने पास बुला लिया। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, भाई के लिए भी। खासकर भाई के लिए तो बहुत बड़ी आजमाइश है, क्योंकि कृतिका भाभी अपने प्यार की निशानी उनकी गोद में डाल कर गईं। अगर उन्होंने किसी लड़की से शादी करनी होती तो कृतिका भाभी के जाने के 1-2 महीने बाद ही कर लेते, ना कि 1 साल तक इंतजार करते। सिर्फ इस चीज़ को सोचो कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। सबको आगे बढ़ने का हक है, सबको अपनी जिंदगियां और खुशियां जीने का हक है, और ये तो भगवान के फैसले होते हैं, हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अर्पिता ने बहुत धीमी आवाज़ में और बहुत प्यार भरे शब्दों में हार्दिक को समझाने की कोशिश की। एक तरफ उसका प्यारा भाई था तो दूसरी तरफ हार्दिक था। वो दोनों में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहती थी। आकाश अब जबकि अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका था, तो अब जो भी था, जैसा भी था, वो फैसला तो हो चुका था। कावेरी खानदान की बहू बन चुकी थी। अब सबको इस फैसले के साथ ही जीना था, फिर समझौता करने में देर कैसी। कबर्ड में नए डिजाइन और नई स्टाइलिश ड्रेस देखती हुई कावेरी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। आकाश ने अपना कहा सच कर दिखाया। कृतिका के सब कपड़े वहां से गायब थे। आकाश ने उसके लिए हर तरह के डिजाइन के बेशुमार कपड़ों से उसकी अलमारी भर दी थी कि एक पल के लिए कावेरी को ऐसा लगा जैसे सारे शहर के कपड़े खरीद लाया हो। उसकी पर्सनल ज़रूरत की हर चीज़ भी मौजूद थी, जिसे देखते ही कावेरी के कानों से शर्म के मारे धुआं निकलने लगा। उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। वो इतनी गहराई तक चला जाएगा, कावेरी को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। वो हाथ में सारा सामान लेकर उनका साइज नंबर चेक कर रही थी, जो एकदम परफेक्ट था। बड़ा घुन्ना है, नज़रों ही नज़रों में मेरा साइज भी पता कर लिया। वो अभी सोच ही रही थी कि कदमों की आहट पर पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो रहा था। सारा सामान जल्दी से उसने पीठ के पीछे छिपा लिया। मैंने तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मंगा दी है, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी जी, मैं बता दूंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, जबकि उसके शर्म से लाल गाल देखकर आकाश के होंठ मुस्कुरा उठे। उसके हाथों में छुपा सामान भी वो देख चुका था। होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि कावेरी ने चैन की सांस ली और सारा सामान जल्दी से अलमारी में रखकर उसे बंद कर दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर हुई बहस के बाद सारा दिन वो कमरे में बंद रही। दिन में उसका खाना भी उसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। ना तो वो खुद कमरे से बाहर निकल कर आई थी और ना ही कोई उसे मजबूर कर रहा था कि वो बाहर आए।
घर वालों ने फिलहाल उसके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था। यहाँ तक कि कोई उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, जिस वजह से कावेरी का दिल और भी ज़्यादा उदास होने लगा। शाम के वक्त उसका दिल घबराया तो वो बाहर निकल आई। बहुत बड़ा गार्डन था। वो वहाँ बैठकर कुछ पल के लिए अपने दिमाग को फ्रेश करने लगी। पीछे से एक छोटी बच्ची के खिलखिलाहट की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ी। अर्पिता के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो आकाश की बेटी थी। ये बात कावेरी ने फौरन भांप ली थी। वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत थी। कावेरी को देखते ही वो और ज़ोर से हंसने लगी। कावेरी का दिल उसकी ओर खींचने लगा और वो खुद को उसके पास जाने से रोक ना पाई। क्या मैं इसे अपनी गोद में उठा सकती हूँ? कावेरी ने अर्पिता से इजाज़त मांगी। उसकी आंखों में रोशनी के लिए ढेर सारा प्यार देकर अर्पिता ने रोशनी को कावेरी के हाथों में दे दिया। नन्ही सी नाजुक सी 1 साल की बच्ची को उठाकर कावेरी बहुत खुश हुई। उसे लगा जैसे उसके हाथों में कोई छोटा सा खिलौना थमा दिया गया हो। रोशनी का भी यही हाल था, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। उसके गाल से अपना गाल मिस करती हुई वो उसे और भी जोर से खिलखिलाने पर मजबूर कर रही थी। दूर से संजना जी ने यह मंजर देखा तो उनके दिल में जैसे सुकून उतर गया। भगवान बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी है ये। क्या ये सारा दिन आपके पास होती है? कावेरी ने रोशनी के गालों को चूमते हुए अर्पिता से पूछा। नहीं, हमेशा तो मेरे पास नहीं होती। कभी मेरे पास, कभी मम्मी के पास, तो कभी दादी के पास होती है, और कभी कभी ये अपनी नानी के घर भी चली जाती है। सब मिलकर इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन माँ जैसा ख्याल कोई भी नहीं रख पाता ना। कावेरी ने उदास शब्दों में कहा। माँ तो नसीब वालों को ही मिलती है। अर्पिता के जवाब पर कावेरी का दिल दुख से पसीज गया। क्या वो उसकी माँ नहीं बन सकती थी? भगवान ने इतना प्यारा रिश्ता उसे दिया, उसे इस काबिल समझा कि वो उसकी परवरिश कर सके, तो फिर वो क्यों अपनी आंखें इस बच्ची से मोड़ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बच्ची से आंखें नहीं फेर सकती। अगर भगवान ने इस बच्ची की माँ को ले लिया तो एक माँ के रूप में मेरे हवाले से इस बच्ची को सौंप दिया। इस बात को समझने में कावेरी को एक ही पल लगा। क्या सोचने लगी? मैं इसे अंदर ले जाऊं? अर्पिता ने रोशनी को कावेरी के हाथों से लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन रोशनी कावेरी से चिपक गई। वो उसके पास से हटना ही नहीं चाहती थी। ये मंजर देखकर अंदर आता आकाश दंग रह गया। उसकी मासूम रोशनी इस वक्त कावेरी से ऐसे लिपटी थी जैसे कावेरी उसकी सगी माँ हो। संजना जी भी अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सज गई। आखिरकार उनके बेटे की जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए कोई आ ही गया था। भाभी, आप रोशनी को मुझे दे दीजिए। भाई ने आपके हाथों में रोशनी को देखा तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अर्पिता ने धीमे शब्दों में कावेरी से कहा तो कावेरी का चेहरा एक पल के लिए ये बात सुनकर सफ़ेद पड़ गया। क्या मतलब? आपके भाई ने मना किया है कि मुझे रोशनी को न दिया जाए? उसके माथे पर बेशुमार बल पड़ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन क्या? कावेरी ने उसके बात को जैसे पकड़ लिया और गुस्से से रोशनी को अर्पिता की गोद में देते हुए खुद अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि रोशनी की आंखें आंसुओं से भरने लगीं और उसने कावेरी के आगे बढ़ने पर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कावेरी के कदम वहीं रुक गए। वो दिल कड़ा करके वहां से अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। अर्पिता मुश्किल से रोशनी को संभालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जबकि रोशनी बार बार कावेरी की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। कावेरी ने पलटकर एक नज़र रोशनी को देखा। वो उसके लिए रो रही थी। ये बात हैरान कर देने वाली थी। अचानक ही कावेरी ने आगे बढ़कर उसे वापस अपनी गोद में ले लिया और उसके गालों पर चटाचट प्यार करने लगी। आंखों में आंसू लिए वो उसे ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उसकी अपनी सगी बेटी हो, जैसे वो कहीं खो गई थी और आज उसे मिल गई हो। उन दोनों का एक दूसरे से इतना गहरा प्यार देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया। ये भगवान का चमत्कार था कि रोशनी कावेरी की गोद में आते ही एकदम से खामोश हो गई थी और उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। आज अर्पिता की शादी थी। बड़ी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक लंबे अरसे के बाद इस बड़ी हवेली में खुशियां लौट कर आई थीं। कावेरी को भी सब हवेली के लोगों ने स्वीकार कर ही लिया था, सिवाय आकाश के। वो अभी तक उसे अपनी बीवी का स्थान नहीं दे पाया था। और दूसरी हस्ती थी इस हवेली की बड़ी चौधराइन अमृता जी। उन्होंने भी अभी तक कावेरी को स्वीकार नहीं किया था।
कावेरी को देखते ही वो अपना मुंह फेर लेती थी, लेकिन कावेरी ने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि बाकी घर वाले सब उसकी परवाह करते थे, उसके साथ अच्छे से रहते। इस समय एक चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वो थी रोशनी का उसके करीब होना। वो रोशनी की सारी जिम्मेदारियां खुद अपनी मर्जी से ले चुकी थी और बिल्कुल एक माँ की तरह उसका ध्यान भी रख रही थी। अर्पिता की विदाई के दिन उसने और रोशनी ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। वो तो छोटी सी परी को पाकर बहुत खुश थी। रोशनी कावेरी के साथ ऐसे खुश रहती जैसे कावेरी उसकी सगी माँ हो। भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, बुरी नज़र से बचाए। आपने आकाश बेटा की शादी कर दी क्या? बहुत खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाई हैं आप, चौधराइन जी। उनके एक दोस्त ने कावेरी की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, बस ले आए, अमृता जी ने कुछ रूखे अंदाज में जवाब दिया। रंग रूप तो बहुत खूबसूरत है, यकीनन आकाश की पसंद से लाई होंगी। एक और औरत ने बीच में आकर उनकी बात में हिस्सा लिया, तो अमृता जी की नज़र अचानक ही कावेरी पर जा ठहरी। उस वक्त वो सजी धजी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग रूप देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी गांव में मुंशी की बेटी है। उसके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन सब कुछ बहुत सभ्य था। ये सब देखकर चौधराइन अमृता जी के दिल में भी उसके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा हुई। बहुत खुशगवार माहौल में अर्पिता की विदाई हुई, जबकि राजेश जी अब भी नाराज से दिखाई दे रहे थे। एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगे। आखिर में जब राजेश जी ने अपने कदम घर से बाहर निकाले तो आकाश उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आप नाराज हैं मुझसे? आकाश ने पीछे कमर पर हाथ बांधे मोहब्बत और सम्मान से पूछा। उन्होंने एक नज़र आकाश को देखा, जो उनका दामाद रह चुका था और हमेशा उनका दामाद रहेगा, ये ख्वाहिश करते थे। लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं। वो एक गहरी सांस भर कर रह गए। अगर नाराज हैं तो फिर नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं अंकल जी। अगर किसी वजह से आपका दिल दुखा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। राजेश जी ने अपनी नज़रें झुका ली, जबकि आकाश ने आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों को थाम लिया। नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज़ होने लगा? हर एक को हक है कि वो आगे बढ़े, अपनी खुशियाँ समेटे। बस मेरी बेटी की उम्र ही इतनी थी, भगवान से वो इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी। तुम या हम क्या कर सकते थे? राजेश जी को आज कृतिका की बहुत याद आ रही थी। हार्दिक की शादी के लिए उसने क्या क्या प्लानिंग नहीं की थी। आज उसकी शादी हो गई, लेकिन वो नहीं थी। आप ऐसे दुखी बातें करेंगे तो उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी अंकल जी। उसको भगवान के हवाले कर दिया है तो बस ज़्यादा मत सोचें। आकाश ने उनको बहुत मोहब्बत से कहा। यार, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? राजेश जी एकदम से आकाश के हाथ थाम कर रो पड़े। आकाश से भी उन्हें बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने आकाश को हमेशा अपना बेटा समझा था, या फिर बेटों से भी ज़्यादा। वो उसके साथ दोस्तों की तरह रहते थे। हाँ, नाराज़ हो गए थे, लेकिन अब जब आकाश ने सामने से आकर उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया तो वो खुद को संभाल न सके और एकदम से रो पड़े। आकाश ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेता है अंकल जी। हौसला रखें, सब्र से काम लें। वो भी आज कृतिका के यहाँ ना होने की वजह से बहुत दुखी था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे सब बेबस होते हैं। उसके फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। चौधरी आकाश के सीने से लगकर राजेश जी को ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी ने उन्हें अपने सीने से लगाया हो। वो आंखें बंद करके सुकून महसूस करने लगे। फूलों से सजे कमरे में जैसे ही हार्दिक ने कदम रखा, सामने दिल की चाहत अपनी मोहब्बत को अपने लिए पोर पोर सजा देकर एक सुकून उतरा था। उसकी तरफ कदम कदम बढ़ाता वो उसके दिल की धड़कनों को भी बढ़ा रहा था। उसके करीब बैठते हुए उसका नरम मुलायम हाथ अपने हाथ में थामते हुए सहलाने लगा। वो बहुत खामोश था। उसकी खामोशी को महसूस करती अर्पिता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हार्दिक, अर्पिता तो तड़प उठी। वो क्यों रो रहा था? जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों के कोने भी गीले हो गए। अर्पिता ने अनायास उसे अपने गले से लगाया तो वो आंखें बंद कर गया। आई एम सॉरी अर्पिता, उस दिन तुम्हारे साथ गुस्से में। वो उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटकर माफ़ी मांग रहा था। वो सिर हिलाते हुए खुद भी रो पड़ा। हार्दिक, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ दे रहे हैं। वो बुरी तरह रो दी। यार, तुम मेरी हो जानता हूँ, फिर भी तुम्हें सज़ा देने चला था। उस दिन गुस्से में हर हद पार करने वाला था मैं। हार्दिक ने उसे अपने दिल की बात बताते उसकी आंखों में देखा। अर्पिता का दिल धक से रह गया। उस दिन अगर तुम सॉरी ना कहती तो शायद मैं अपनी हद पार कर देता।
तुम्हें तोड़ चुका होता। अगर उस दिन सब कुछ हो जाता तो शायद मैं तुमसे और खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहता। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्पिता, मेरी बहन की जगह आकाश ने किसी और लड़की को दे दी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तुम्हें तकलीफ़ देकर तुम्हारे भाई को तकलीफ़ देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। वो सिर झुका गया। कुछ गलत करने से पहले ही भगवान ने मुझे रोक दिया, कुछ गलत होने से बचा लिया। लेकिन मैं हमारे खूबसूरत रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले ये सच्चाई तुम्हें बता देना चाहता था, ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो। हार्दिक ने सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगते हुए उसकी ओर देखा, जबकि अर्पिता ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि उसे समझने वाला हमसफ़र मिला। लेकिन वो हार्दिक को यूँ टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, और जो कुछ उसने किया ही नहीं, उसके लिए भी वो माफ़ी मांग रहा था। अर्पिता धीमा सा मुस्कुराती उसके माथे पर अपने होंठ रख गई। हार्दिक ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। आप मेरा सब कुछ हैं हार्दिक। आप अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करते तब भी वो आपका हक था, क्योंकि मैं आपके नाम के साथ खुद को बहुत पहले ही जोड़ चुकी हूँ। हाँ, भले उसमें मेरी मर्जी शामिल न होती, लेकिन मैं आपको आपका हक देने के लिए उस वक्त भी आपको शर्मिंदा न करती। अर्पिता की बातों पर हार्दिक दिल से मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपना सुकून उसकी बाहों में तलाशने लगा। ये क्या? वो अंदर आया तो बेबी कार्ड पर रोशनी को सोता देखकर हैरानी से कावेरी की ओर देखा। धीरे बोलिए, अभी सोई है, कावेरी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? आकाश को अभी भी हैरानी हो रही थी। वो अपनी दादू के साथ सोई थी, उनकी ख्वाहिश पर, लेकिन आज कावेरी उसे यहाँ ले आई थी। कहीं संजना जी नाराज न हो जाएं। ये सोचते हुए आकाश एकदम संजीदा हुआ और गुस्से से कावेरी को बाजू से थाम कर ड्रेसिंग रूम की तरफ ले आया। अंदर ले जाते ही दीवार के साथ पिन किया। किससे पूछकर तुम रोशनी को यहाँ लाई हो? हाँ बोलो, किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम मामा से रोशनी को लेकर यहाँ आ जाओ? वो गुस्से से उसके बाजू को दबोचते ठंडे शब्दों में बोल रहा था। उसके इस जुनूनी अंदाज पर कावेरी की आंखें भर आईं। बाजू छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। वो अपना बाजू छुड़ाकर रोते हुए बोली, मेरी बच्ची से दूर रहो। तुम उसे उसके अपनों से दूर करने की कोशिश मत करना, समझी? आकाश ने गुस्से से उसे छोड़ा तो वो हैरान होकर उसे देखने लगी। जहाँ सब घर वालों ने उसे अपना लिया था, आज खुद आकाश ने उसे छोड़ दिया था। अमृता जी ने उसे प्यार से बुलाया था अपने पास तो वो कितनी खुश हुई थी, और फिर संजना जी ने खुद रोशनी को उसे सौंपा था, क्योंकि उन्हें कावेरी पर पूरा भरोसा था। लेकिन भरोसा नहीं था तो सिर्फ इस सामने खड़े इंसान को, और रोशनी उसी की तो बेटी थी। कावेरी ये बात कैसे भूल सकती थी? आकाश की बातों पर उसके अंदर अंगारे से दहक उठे। वो झटके से वापस निकलने लगी कि आकाश ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा लगी। अभी वो सो रही है, सुबह होते ही उसे माँ के पास छोड़ कर आना। अब की बार आकाश धीमे शब्दों में बोला था, छोड़ आऊँगी आपकी बेटी को आपकी माँ के पास। उसने अपने आंसू पलकों पर आने से पहले ही पीछे धकेलने की कोशिश की। आकाश को अपने सख्त रवैये पर अफसोस हुआ और वह पीछे हट गया। कावेरी उसके बाजू छूटते ही खामोशी से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। आकाश होंठ भींचता रह गया। बिस्तर पर लेटते उसका रुख रोशनी की तरफ था। वो लगातार उसे देख रही थी। उसका नन्हा वजूद कावेरी को सुकून दे रहा था। वो उसके पति की पहली बीवी की बेटी थी, लेकिन उसके बावजूद उससे दिलो जान से प्यारी हो गई थी। आकाश कमरे से बाहर निकल गया और काफ़ी देर बाद वो वापस कमरे में आया था। संजना जी से बात करके वो कुछ हद तक सुकून में था, लेकिन उनकी एक बात कि कावेरी को अपना लो उसे उलझन में डाल रही थी। वो रोशनी की तरफ देखते हुए या तो सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी। आकाश समझ न सका, लेकिन उसके करीब लेटकर उसे खींचकर उसने अपनी ओर कर लिया तो वो अचानक रोते रोते उसके सीने से जा लगी। आकाश हैरान हुआ। उसे तो लगा कावेरी उसे पीछे धकेल देगी, लेकिन वो तो उसके सीने से लगी हिचकियों के साथ रो रही थी, और इस बात पर उसे एक अजीब सा सुकून मिला था। क्यों रो रही हो? आकाश ने बहुत प्यार से पूछा। उससे जवाब देने की बजाय वो अपनी नाक सिसकते हुए उसकी शर्ट से अपनी नाक साफ करने लगी। आकाश को एक सुकून सा मिला, जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। सुनो, अगर इसी तरह करोगी तो मेरे सोए हुए जज्बातों को तुम जगा दोगी, और फिर मुश्किल तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, मुझे नहीं। उसके कान में धीमी सरगोशी करता हुआ आकाश शरारत से हल्का सा हंसा। वो पीछे हटती आंसू पहुँच गई। कैसी मुश्किल? उसकी लाल नाक आज भी आकाश को अपनी ओर खींच रही थी।
धीरे से आगे बढ़ते हुए उसने उसकी नाक के टिप पर अपने होंठ रख दिए और दांतों से हल्का सा काट दिया। वो सी करके पीछे हटी। ये क्या था? वो माथे पर बल डालकर आकाश से पूछने लगी। ये लब बाट, वो प्यार से बोला और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो सीधा उसके सीने पर गिरी। आकाश के अंदर एक स्पार्क सा हुआ, उसकी नरम धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करते हुए। कृतिका के जाने के बाद 2 साल में वो पहली बार किसी लड़की के अब करीब आया था, और वो भी अपनी बीवी कावेरी के। वो उसे उसका हक देना चाहता था और ख़ुद भी उसकी जिस्म से उसके रूह में समा जाना चाहता था। बेटी को अपना लिया, क्या बाप को नहीं अपना सकती? आकाश की गंभीर आवाज़ सुनकर उसने एक नज़र उसकी ओर डाली। बेटी के बाप को तो शादी की पहली रात ही अपना मान लिया था, वो दिल से बोली। तो आकाश हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाल कान के पीछे करता उसके माथे पर होंठ रख दिए। ये देखकर वो मुस्कुरा दी। वो उसके सीने पर सिर रख गई। मुझे खुशी है कि आप मेरे करीब आए। उसकी धीमी सी सरगोशी ने आकाश को हैरत में डाल दिया। और मुझे गर्व है कि तुम मेरी जिंदगी में आई, आकाश ने कहते हुए उसे सख्ती से अपने सीने में भींच लिया कि कावेरी को सांस लेना मुश्किल हो गया। आकाश, वो एकदम घबराए हुए शब्दों में बोली। वो खुमार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। मेरी सांस अटक रही है। जबकि आकाश ने अचानक पोजीशन बदल ली और अब वो कावेरी को नीचे किए अपनी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चाहत थी कि कावेरी पलकें झपकना भी भूल गई। बहुत खूबसूरत हो तुम। उसके धीमे शब्द कावेरी के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर गए। उसकी उंगलियां उसके चेहरे के नाजुक नक्श को छूती चली गईं, जैसे उसे अपनी रूह में उतार लेना चाह रही थीं। कावेरी उसकी इस नज़दीकी में खोती चली गई। उसका हर स्पर्श उसे मदहोश कर रहा था। मुकद्दर ने भले उन्हें मिलाया था, लेकिन वक्त ने उन्हें एक दूसरे को समझने और महसूस करने का ये अनमोल पल दिया था। उनके बीच की दूरियां मिट चुकी थीं और अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जैसे उनकी सांसें भी एक हो गई हों। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना, एक लाइक करना और ऐसे ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रोमांटिक कहानी के साथ।